नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर वार्ता जारी है। पहले दिन में की 2 राउंड की बातचीत में करीब 14 घंटे तक सीज फायर वार्ता चली और इसको लेकर ईरान ने जानकारी दी कि पहले दौर को फिलहाल रोक दिया गया है। दोनों देशों की टीमों ने आपस में मसौदे और जरूरी दस्तावेज भी शेयर किए हैं। ईरान सरकार की माने तो कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद बाकी हैं। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने सहमति दी है कि हालांकि सबकी नजरें तो आज की वार्ता पर टिकी हुई हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बैठक में एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े मुद्दों पर बात की है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने नेतृत्व किया है। ईरान ने लेबनान पर तुरंत इजरायली हमले रोकने की मांग की है। तो 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार था जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने की बातचीत की। तो देखिए, इस शांति वार्ता पर 10 बड़े अपडेट भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ रहा इस शांति वार्ता में, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर शायद ईरान और अमेरिका की सहमति ना हो, तो इसमें यह था कि ईरान ने जिस तरह से ये कहा था कि अमेरिका को ये हमें परमिशन देनी होगी, हमारी जितनी जब्त संपत्तियां हैं उन्हें अनफ्रीज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसी बात को लेकर अब चर्चा ये भी है कि अब ये 2 राउंड्स होने जा रहे हैं, यानी पहला राउंड कल हुआ और अब अगला राउंड क्या कुछ रहेगा ये भी देखना होगा। तो शांति वार्ता में पहले 14 दिन की बातचीत की बात कही जा रही थी और ऐसे में जिस तरह से बात हुई है, क्या कुछ इसमें से निकल कर आया, इसका अपडेट हम आपको लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शांति वार्ता में पहले दिन 14 घंटे की बातचीत। ये बड़ी खबर, शांति वार्ता में पहले दिन 14 घंटे दिए गए हैं बातचीत के लिए। अमेरिका ईरान के बीच 14 घंटे तक बातचीत हुई है, यानी तकरीबन 14 घंटे तक ये बातचीत हुई है। पहले दौर की वार्ता के बाद भी कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद बना हुआ है और आज दूसरे दौर की वार्ता होगी, यानी दूसरे दौर की बातचीत आज होगी। क्या कुछ उसमें निकल कर आता है, क्या दोनों के बीच सहमति बनती है, शांति वार्ता सफल होती है, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। तो देखिए, जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं वो बातचीत से सुलझेंगे नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है, यानी कंफर्म नहीं था। क्योंकि पहले भी हम देख रहे थे ईरान और अमेरिका की जो शर्तें थी वो लगातार उस पर एक तरह से असहमति जता रहे थे। और ऐसे में अगर हम बात करें शांति वार्ता की, तो पहले दिन 14 घंटे की बातचीत हुई है। अमेरिका ईरान के बीच ये बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता कही जा रही है जिन पर कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं और आज दूसरे दौर की वार्ता होगी। तो पहले दौर की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद हैं, यानी बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच उस तरह से बात बन नहीं रही है। इसलिए सेकंड राउंड, यानी कि आज दूसरे दौर की वार्ता भी होगी। तो 14 घंटे की बातचीत, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे रहे जहां पर अमेरिका और ईरान सहमति नहीं बना पाए। बहुत से ऐसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। काफी लंबा वक्त ये रहा। 14 घंटे की बातचीत थी, आमने सामने की बातचीत थी और आज दूसरे दौर की वार्ता जब होगी तब ये देखना होगा कि इसमें क्या उन पॉइंटर्स पर सहमति बन पाएगी। नहीं तो जिस तरह की बातें पहले कही जा रही थी वो देखने को मिलेगी। और हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रुक कर लेते हैं उनका और जानते हैं क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नासिर खान हमारे संवाददाता कश्मीर से जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ जहांगीर कलहोदो भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज कुमार जी भी बने हुए हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, बहुत सी उम्मीदें थी कि देखिए बातचीत होगी, वार्ता होगी, दोनों देशों के बीच किन्हीं बातों को लेकर मतभेद भी दिखाई देंगे। विकास, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, इस फर्स्ट राउंड की मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा जाए? देखिए, लगातार हम जिस तरह से कह रहे थे कि मीटिंग जो है सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच का पेच तो अड़ा हुआ है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तब तक ईरान कहीं पर भी टेबल पर बैठ के बात करने के लिए
रात को नहीं होगा। और उसके अलावा अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हॉर्मुज पे भी पे चढ़ा हुआ है। ईरान जो है हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार नहीं है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पे चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर अब दूसरे दौर में एक बार फिर से वार्ता जो है लगातार जारी होगी। ऐसी खबरें भी आ रही है कि अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि शांति वार्ता का हमें जरूर है, लेकिन हमें शांति चाहिए, लेकिन हमें इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन चाइना जो है वो ईरान को हथियार देना छोड़े। देखिए कहीं ना कहीं अगर वो चाइना को कह रहा है कि अगर वो हथियार दे रहा है तो उसको ये भी देखना होगा कि वो भी यूक्रेन और इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी इस चीज पर ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स चल रही हैं वो तब तक नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगी जब तक इसराइल और लेबनान का भी मसला, जो लेबनान का मसला भी है, जो भी वो हल नहीं होगा। कहीं ना कहीं ईरान लेबनान से भी जुड़ा है, हिजबुल्लाह की सपोर्ट जो है पूरी है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में वो एक कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। और देखिए जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, काफी उम्मीदें थी। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो फर्स्ट राउंड की मीटिंग हुई है, कुछ बातों को लेकर मतभेद है। हालांकि हमें तो लग रहा था बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी जिन पर शायद सहमति ना बनने पाए, लेकिन क्या लग रहा है, कुछ आशा यहाँ पर दिख रही है, शांति वार्ता से कोई हल निकल पाएगा जब दूसरे दौर की वार्ता होगी? तो इतने ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि वार्ता का जो मुद्दा है, जो तरीके हैं, जो डिस्कशंस हैं, और वार्ताकारों के बियॉन्ड जो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, इंटरेस्टेड मीडिया, जो अमेरिका में एंटी ट्रंप मीडिया, गल्फ में प्रो ईरान मीडिया, इनके तरफ से जितने भी राइटर्स की तरफ से कल इतने ज्यादा न्यूज इनपुट्स हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ता सफल नहीं हो रही। मेरी एनालिसिस थोड़ी अलग है। वार्ता के लिए आना ईरान का एक मेजर सक्सेस था, क्योंकि उन्होंने उसके 24 घंटे पहले बोला था कि अगर लेबनान पे हमले बंद नहीं होंगे तो हम वार्ता के लिए नहीं आएंगे, तो वो एक मेजर सक्सेस है। इसके बाद दोनों का वार्ता शुरू करना अपने आप में सक्सेस है, क्योंकि उस समय तक कुछ टेक्निकलिटीज चल रही थी। तीसरा, दोनों टीमों का फेस टू फेस बैठ जाना तीसरा मेजर सक्सेस है, कि दोनों पार्टी से फेस टू फेस बैठी, ना सिर्फ थर्ड पर्सन के थ्रू मेडिएट करना या दूसरे कमरे में बैठे रहना, जैसे कि शुरू हुआ था। तो वन बाय वन ये चीजें इतनी क्लिष्ट होती हैं गीतू, इतना डिफिकल्ट होता है जब आप 180 डिग्री ऑपोजिट मोड से आए हो, दोनों तरफ से बहुत ही हार्ट बर्न्स हैं, दिल में बहुत सी बातें हैं, ऐसे में सीधा बात करके सॉल्व कर लेना ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट है। और एंड ऑफ द डे कितने भी बड़े स्टेट्समैन हो, लीडर्स हो, they are human beings, number one. Number two, they have a public, तो उस पब्लिक का ओपिनियन कैसा चल रहा है किस मुद्दे पे, तो वो भी हमसे ही, मतलब मीडिया के थ्रू भी पल्स लेते हैं कि अमेरिका में क्या रेटिंग चल रही है, कितनी वोटिंग हुई, कौन इसके अगेंस्ट है। तो इन चीजों से, पब्लिक ओपिनियन से बिल्कुल साहिद सर, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, जानते हैं। I think that we were quite flexible, quite accommodating. The president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. वेंस सीधे तौर पर इस वार्ता को लेकर कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। और यहाँ पर लगातार ट्रंप भी जिस तरह से आश्वस्त हो रहे थे कि हो सकता है कि ईरान जो है अमेरिका की शर्तें मान जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। साहिद सर, ये जो जेडी वेंस कह रहे हैं कि हाँ बातचीत हो रही है, अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या माना जाए बॉडी लैंग्वेज को लेकर और जिस तरह से वो अपना बयान दे रहे थे? क्या फॉर्मेलिटी है या अंदर खाने बहुत कुछ उन्हें लग रहा था, उम्मीद बची है, नहीं बची है, क्या लगा आपको?
ये मेजर ब्रेकिंग है आपके लिए, मेजर ब्रेकिंग आपके दर्शकों के लिए। उन्होंने दो चीजें बोली, वी लीव हियर, मतलब आज की बातचीत जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी कुछ क्षण पहले तक, उसमें हो सकता है ईरानियन बिल्कुल डेलीगेशन। बिल्कुल। और साहिद सर अपने दर्शकों को बता देते हैं, ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई है। जेडी वेंस ये कह रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ठीक है बातचीत अच्छी रही है लेकिन अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। ईरान के साथ 21 घंटे की बातचीत हुई है, तो ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई है, तो एक पॉजिटिव बात यहाँ पर जेडी वेंस कह रहे हैं, लेकिन अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। तो साहिद सर जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी 30 सेकंड दीजिए, बहुत मेजर है। उन्होंने बोला अच्छी बात हुई, 21 घंटे तक बात हुई, ट्रंप ने हमें ये बोल के भेजा था कि एक डील करके आनी है, लेकिन वी लीव हियर, मतलब वैंस अब पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। आज की बातचीत में जेडी वैंस नहीं रहेंगे, और इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि अमेरिकन डेलीगेशन आज वापस चला जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबसे मेजर बात बोली गीतू कि वी हैव गिवन अ फाइनल प्रपोजल। अब जो ईरान को अमेरिका ने आज पेपर दिया है, वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से फाइनल प्रपोजल है, जिसके बाद कोई और नेगोशिएशंस की विंडो नहीं छोड़ी उन्होंने। मतलब अब ईरान के पास जो प्रपोजल है अमेरिका की तरफ से, जिसको छोड़कर जेडी वांस वापस जा रहे हैं, वो फाइनल प्रपोजल है। ईरान अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो ये वार्ता सफल होगी, अदरवाइज ये वार्ता कोलैप्स कर जाएगी। जी ठीक है ठीक है। और हमारे साथ जहांगीर कोलहोदो जी भी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, पाकिस्तान से सीधे जुड़े हुए हैं। जहांगीर जी आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम समझना चाहेंगे जो 21 घंटे की बातचीत हुई है पाकिस्तान का, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो शांति वार्ता के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में इस बातचीत को लेकर क्या कुछ पॉजिटिव आपको लग रहा है? क्या ये जो शांति वार्ता थी, फर्स्ट राउंड इसे कहा जा रहा था, तो इसमें क्या लग रहा है, कुछ हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टीवी इंडिया डेली का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस अहम इश्यू पे जो है मुझे बुलाया। अच्छा, इसको देखते हैं। देखें, ये कोई 49 साल बाद, 49 ईयर्स बाद जो है ईरान और अमेरिका किसी डायरेक्ट टॉक्स में बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि डायरेक्ट कोई 49 ईयर बाद दोनों बैठ रहा है। अगर हम देखते हैं कि ईरान की डेलीगेशन को, तो ईरान की डेलीगेशन में पासदान इनकलाब का भी बंदा आया हुआ है, उसके अलावा जो उनके गवर्नर हैं उनके बैंक को, वो आया हुआ है, और 2-4 और लोग हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को भेजा है या उन्होंने अपने वजीर को भेजा है, बल्कि उन्होंने हर एक जो मेन रोल की प्लेयर है उनके पास, उन सबको वहां पे टॉक्स के लिए भेजा हुआ। और दूसरी बात ये कि देखें, लेबनान वाला इशू जिसको ईरान ज्यादा हाईलाइट कर रहा था, वो भी काफी हद तक हमें टॉक्स के दौरान थमता हुआ नजर आया। तो मुझे तो ये जो मेरे सोर्सेज भी बता रहे हैं, और मेरी जो है अपनी भी इसमें जो विशेष टिप्पणी है ये कि तकरीबन 95% जो है दोनों तरफ जो है पेज पे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे उनकी जो है संपत्ति जो जब्त हुई है, तो उस पे भी मेरे ख्याल से कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ जो है दोनों पार्टी सोच रही हैं, और इससे जो है नुकसान जो होगा, अब अगर पीछे हटने में नुकसान वो जेडी वेंस को और जो है अमेरिका को होगा, ना कि ईरान को होगा। तो इसीलिए जेडी वेंस इज रिलक्टेंट टू मेक अ डील। जी और ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग की बात कही जा रही है, क्या इस वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सकता है? कुछ संभावना इसको लेकर लग रही है आपको? जी बिल्कुल, ये दौर शुरू हो सकता है, और मुझे जितना लगता है कि हम सब जो है इस चीज में काफी वो है कि शायद इसका हल निकलेगा, और अगर नहीं भी निकला, अगर इन सब, तो फिर जो है काफी सारी चीजें इसमें सुलझ कर बाहर निकलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, अगर हम इसको देखें तो चाइना भी मेन की प्लेयर है, और इसमें दूसरा एक डेलीगेशन जिसको कोई जिक्र नहीं कर रहा जो है वो सऊदी का डेलीगेशन है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और यूरोप जो है सबसे की प्लेयर यूरोप है, जो आपने 2 दिन पहले देखा कि यूके के प्रेसिडेंट जो है विजिट कर रहे हैं खाड़ी के देशों को, और वहां पे जो है फ्रांस और स्पेन जो है जोर दे रहा है कि लेबनान में जो है मामला ठीक किए जाएं।
तो मेरे ख्याल से कि अब जो है इसमें दुनिया जो है अब ये देखेगी कि ईरान के जो है मामला काफी सुधर गए हैं और दोनों पार्टीज को जो है जो प्रेशर है, चाहे ईरान हो चाहे जेडी वेंस हो, यानी अमेरिकन को है काफी प्रेशर, और यहाँ से मामला सुलझा कर ही ठीक है, उठेंगे। ठीक है। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, खबरें ये भी है वेंस और अरागची के बीच बहस हुई है, यानी अंदर खाने जो थोड़ी थोड़ी खबरें बाहर निकल रही है। दूसरा ये कि जेडी वेंस ने बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बातचीत अच्छी रही लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या माना जाए, क्या ये जो निष्कर्ष नहीं निकला या किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए, इसमें आपको लग रहा है कि कोई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये नाराजगी थी लेकिन बाहर इसे आने नहीं दिया कि चलो ठीक है, कम से कम ईरान को थोड़ा समय देते हैं, अगर फाइनल टॉक हो जाती है, मानता है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी? आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से जेडी वेंस का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही पॉजिटिव था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वार्ता हो रही है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड का जो है वार्ता अब शुरू होगा आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ईरान और अमेरिका को साथ में बैठना ही मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना दोनों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा बात होगा, मुझको लग रहा है कि विश्व शांति के लिए अच्छा होगा। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है कि हम लेबनान से जो है रियल पीस एग्रीमेंट हम चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही इजराइल जो है इस एग्रीमेंट में, इस वार्ता में भी शामिल ना हो, लेकिन वो भी जो है किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। और लेकिन वो मनोज उसे जी, ही देख हमले रहा है रुके कि नहीं इसराइल की तरफ से। लेबनान में जो हमले लगातार हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमले तो किसी भी तरह से रुक नहीं पा रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है कि इस पे भी जो है वो पॉजिटिव आएगा। मुझे लग रहा है कि हमले में भी रुकावट आएगी, जिस तरह से ये जो है वार्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अचीव हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 2 राउंड टॉक में हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, दोनों को बैठना ही सबसे बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इजराइल और लेबनान के बीच जो है अप्रैल 14 को अमेरिका में जो है वार्ता होगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आने वाले समय में और वार्ता जितना और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है लगभग 50 इयर्स की लड़ाई है, और इसको हम 1-2 राउंड के टॉक में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ही हो जाएगा, और टाइम जी। लगेगा। और अच्छी बात ये है, और आने वाले समय में अगर वार्ता का दौर इसी तरह से अगर चलते रहता है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। और अमेरिका के लिए जो 15 पॉइंट्स रखा है, वहीं ईरान ने 10 पॉइंट्स अपना डिमांड रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि अमेरिका को ही इसमें ज़्यादा आगे बढ़ना है, अगर पीस लाना है, जिस तरह से एक अमेरिका की एक साख था वर्ल्ड में, मुझे लग रहा है कि इस युद्ध में जो है अमेरिका को थोड़ा सा जरूर वो अनईजी कर दिया है। जिस तरह से ट्रम्प ने जो अमेरिका में आए थे इस बार, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड में हम पीस लाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक जो है युद्ध हम लोगों ने देखा सेकेंड टेन्योर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका किसी भी डेस्परेट है इस मामले में कि किसी तरह से उनका साथ बचे और इस युद्ध को जो है युद्ध विराम में जरूर लाए। और ठीक मुझे है। ऐसा लग रहा है कि हम हाँ। लोग आने वाले समय में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं, जिस तरह से सुरक्षा हो, राजनीति हो, सेना हो, कानून हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी मुद्दों पे जो है डिटेल जी। डिस्कशन हुआ है। और आने ठीक है वाले मनोज समय जी, में मुझे आपको लग ऐसा रहा है कि देखिए पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो खबरें इस वक्त चल रही हैं अपने आप ही कयास लगने लगे हैं, उन तमाम लोग चीजों को लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूएस ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई है। बड़ी खबर, यूएस ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान की वार्ता फेल हो चुकी है, ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई। जेडी वेंस का कहना है, हम खुले दिल से यहाँ आए थे लेकिन वापस जा रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। तो बहुत कुछ कहा है जेडी वेंस ने, अच्छी बातें भी कही, और एक ये बड़ी बात भी वो कहते हुए चले गए हैं कि ईरान की वार्ता फेल और ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई है। बहुत बड़ा कह सकते हैं बयान है ये कि सफल नहीं हुई है ये बातचीत, और हम खुले दिल से यहाँ पर आए थे, काफी फ्लेक्सिबल भी थे, लेकिन अब वापस जा रहे हैं, अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, यानी कोई कंक्लूजन इस वार्ता का नहीं निकला है। नासिर, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर?
देखिए बिल्कुल गीतू, ये परसों से ही क्यूएस लगाया जा रहा था कि जो शर्तें हैं, जो 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से, 15 पॉइंट जो है इस यूएसए की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट कल से लगातार देखने को मिला। 21 घंटे जो बैठक वहां पे चली, उसमें 2 राउंड जो है कंप्लीट हुए थे। अब तीसरे राउंड की एक्सपेक्टेशन थी, वो कंफर्म नहीं हुआ था कि तीसरा राउंड होगा या नहीं। आप लगातार देख लीजिए कि ईरान की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई है, चाहे स्ट्रेट हॉर्मुज की बात करें, लेबनान की अगर हम बात करें, या उसके साथ एसेट्स की अगर आप बात करें, उस पर पहले से ही यूएसए जो है डिसएग्री देखने को मिला। उसके बाद जो कल बातचीत वहां पे हुई, पहले राउंड में जो है काफी गहमा गहमी वहां पे देखने को मिली, जो सूत्र हमें बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरे राउंड पे जो एक्सपेक्टेशन थी, जब उनका डिनर हुआ, उसके बाद जब दूसरा राउंड शुरू हुआ, उसमें काफी एक्सपेक्टेशंस की दूसरा राउंड जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो ऑप्शनली भी डिक्लेयर नहीं हुआ, आने वाले समय में ऑप्शनली भी ये बात जो है डिक्लेयर की जाएगी। जो दूसरा राउंड हुआ उसमें भी जो है कुछ बातों पे डिसएग्रीमेंट जो है हुआ, लेकिन वही बातें जो मेन बातें हैं, जो यूएसए भी पहले से मानने के लिए तैयार नहीं है, और वही बातें जो ईरान पहले से ही मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हम लेबनान की बात करें, जो वहां पे अभी भी इसराइल जो है हमले किया जा रहा है, उसके बाद स्ट्रेट हॉर्मस की बात करें, उसके बाद हम ईरान एसिड्स की बात करें, या टैरिफ्स की अगर बात करेंगे, तो उस पे जो है यूएसए बिल्कुल पहले से ही जो है डिसएग्री देखने को मिला। और वही ईरान भी जो है कुछ ऐसे मुद्दों पे जो है डिसएग्री देखने को मिला, और उसकी एग्जांपल जो है आज सामने आई, जब खुद जेडी वेंस ने जो है वीपी यूएसए की ने कहा कि बातचीत में भी कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन हम इनका निकलना ही साबित कर लेता है बिल्कुल, कि ये बातें जो जो है वो निकलना बिल्कुल नहीं। और जाना, इनका शब्द सामने आ रहा है कि हम निकल रहे हैं, इसका मतलब उम्मीद नहीं है या बहुत कम है। चलिए एक और बड़ी खबर, बिना समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं। जेडी वेंस का बयान, बड़ा समझौता नहीं हुआ है यहाँ पर और अमेरिका लौट रहे हैं। जेडी वेंस ये कह रहे हैं बिना सहमति के अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा है। जेडी वेंस ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर बिना समझौते के ही हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, तो बिना सहमति के अमेरिका जा रहे हैं। कुछ बातों को लेकर मतभेद अभी भी बना हुआ है। अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा है। जेडी वेंस ने बहुत ही सदिश शब्दों में कहा कि ठीक है, बातचीत सही रही, लेकिन बहुत से ऐसे पॉइंटर्स थे जहां पर सहमति नहीं बन पाई है और अब बिना सहमति के ही अमेरिका जा रहे हैं। जेडी वेंस ने ये बड़ा बयान दे दिया है, अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा है। जेडी वेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आए थे यहाँ पर, काफी फ्लेक्सिबल भी थे, लचीले थे हम कई मुद्दों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अमेरिकी डेलीगेशन अब वापस लौट रहा है। सहमति नहीं बन पाई है। वहीं नेतन्याहू भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ऐसे में देखिए विकास, जिस तरह से जेडी वेंस बार बार ये बयान जो दे रहे हैं बहुत ही सधे शब्दों में, उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अच्छी बातचीत हुई लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला, सहमति नहीं बनी और अब ऐसे में डेलीगेशन और जेडी वेंस वापस लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो शांति वार्ता थी, इसमें की प्लेयर जो था वो था इसराइल, क्योंकि देखिए जो हमले हैं वो इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। यूएस उसकी मदद कर रहा है, उसको बैक कर रहा है। जब इसराइल ही इसकी हमलों को बंद नहीं करेगा तो शांति वार्ता काहे की। देखिए मेन 3 मुद्दे थे। लेबनान का मुद्दा कि ईरान चाहता था कि इसराइल अपने लेबनान पे जितने भी हमले वो बंद करे, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा था और वो ईरान नहीं चाहता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को ईरान बैक करता है। दूसरा मुद्दा हॉर्मुज, जिसको लेकर पेच लगातार अड़ा हुआ था और यही एक कह सकते हैं कि ऐसे गले की फांस थी जिसको ईरान ने पकड़ रखा था, यूएस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा था। तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा था यूरेनियम का, कि वो चाहते थे कि इनका यूरेनियम का जो स्टोर है जो इन्होंने कर रखा है उसको कम किया जाए, वो ईरान करना नहीं चाहता था। ऐसे में 3 बड़े मसले थे जो ईरान किसी भी तरह से उनको मानना नहीं चाहता। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि ये इस तरह का शांति वार्ता समझौता है कि जिसके ज्यादा पॉइंटर्स माने जाएंगे वो ग्लोबल में, इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उभर कर एक नई शक्ति उभर कर आएगा, या जो शक्ति है जैसे यूएस को माना जाता है तो उसकी एक अपनी जो उसने अपनी पहचान बना रखी है, उसकी जो अपनी श्रेष्ठता साबित कर रखी है उसको मेंटेन करेगा। और ईरान कहीं ये चाहता नहीं था, क्योंकि वेस्ट एशिया में ईरान का एक अपना दबदबा है जिसको वो अगर ऐसा करता तो कहीं ना कहीं इसराइल उसके और भारी पड़ता और वो उसके लिए खतरा बन सकता था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है, इसराइल को साथ में लेके चलते तो शायद ये कुछ शांति वार्ता संभव होती, क्योंकि देखिए यूएस ईरान पे हमले तो कर रहा था लेकिन वो थोड़े थोड़े हमले कर रहा था, ज्यादा जो है इसराइल की तरफ से जा रहे थे। तो जो मेन हमलावर था उसको तो लिया ही नहीं गया। तो ये पहले ही हम लगातार ये कहते कि ये वार्ता फेल ही होगी, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक इसराइल बीच में नहीं बैठेगा या इसराइल हमले बंद नहीं करेगा, इस शांति समझौते का कोई औचित्य नहीं था।
बिल्कुल। और साहिर सर ये देखिए कि अगर ये बातचीत हुई है, इसका नतीजा नहीं निकला, जेडी वेंस जा रहे हैं, तो बहुत हद तक ये माना जाए कि किसी भी तरह से जो समझौते की बात की जा रही थी, पीस टॉक जो हो रहा था, वो अब आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। दूसरा ये कि हॉर्मुज को लेकर शायद कुछ गतिरोध रहा है। अनम्यूट कर लीजिए सर। ये बहुत ही बैड न्यूज है ईरान के लिए और दुनिया के लिए। शांति वार्ता ब्रेक हो चुकी है, अमेरिकन डेलीगेशन वापस जा रहा है, लेकिन जो हम कयास लगा रहे हैं उससे आगे की बात वेंस साहब ने बताई। बॉल इज इन ईरान कोर्ट। उन्होंने बोला ईरान हमारी शर्तों पे सहमत नहीं है, ना कि ईरान की शर्तें अमेरिका। उन्होंने स्पेसिफिक बोला ईरान हमारी शर्तों पे सहमत नहीं है और हमारा यही फाइनल प्रपोजल है। उस प्रपोजल का डिटेल्स उन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब अभी भी 1% स्कोप छोड़ा है कि ईरान वापस अपने मुद्दों पे चर्चा करके और इशू करे ऐसे स्टेटमेंट कि हम आगे बात करना चाहते हैं। क्योंकि वांस साहब ने ये नहीं बोला कि जो ट्रूस हुआ है, जो अभी मतलब वॉर रोकी गई है जी 2 हफ्तों के लिए, वो चलेगी या खत्म हो जाएगी। क्योंकि वार्ता असफल हुई है, ईरान ने अमेरिकन प्रपोजल को ठुकरा दिया है, अमेरिकन डेलीगेशन वापस जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिन वजहों से वॉर रोकी गई थी शांति वार्ता के लिए, वो असफल हो गई। तो आज जब अमेरिका में सवेरे होगा 12 घंटे बाद, तो एक नया पेंटागन या व्हाइट हाउस से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि अगर वार्ता असफल हो गई है जैसा कि वांस ने बोला, तो क्या युद्ध का ये सीज फायर भी खत्म माना जाएगा। और उसके बाद आप इमेजिन कर सकती हैं कि ईरान के साथ क्या होगा। ये बहुत ही बैड न्यूज है आज की गीतू जी। बिल्कुल। और जहांगीर जी, आपसे भी हम अपडेट चाहेंगे। फिलहाल जिस तरह से ये बातचीत हो रही थी, किन पॉइंट्स पर आपको लग रहा है कि सहमति नहीं बन पाई होगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे शहबाज शरीफ भी डेलीगेशन से मिला था, तो उनके कुछ ना कुछ उन्होंने हाव भाव जरूर लिए होंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चाहते हैं कि सहमति बन जाए। देखें, लबनान का इशू, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर ईरान, बट इट्स अ बिग डील फॉर द यूरोप। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो मेन इशू आ रहे थे, वो अगर आप देखते हैं तो यूरोप जो है बड़ा एक्टिव था लबनान के इशू पे। बाकी जो मामला हुए होंगे, आई थिंक के यूरेनियम इनरिचमेंट के इश्यूज हैं और दूसरी जो है संपत्ति के मामलात में, तो वो भी जो है मेरे ख्याल से कि ईरान को अब सोचना चाहिए कि दोनों इश्यूज पे, क्योंकि ईरान ऑलरेडी इनरिचमेंट के, यूरेनियम इनरिचमेंट के इश्यूज पे फ्लेक्सिबल था। तो मेरे ख्याल से ये 2 ही इशू हैं जिसमें जो है ज्यादा ईरानियों को सोचना चाहिए कि टाइम बाय टाइम किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर होगी अगर इस पीस टॉक में अमेरिका या ईरान पीछे हटता है। ठीक है। मनोज जी, क्या माना जाए कि देखिए अगर दोनों ही देश पीछे हट जाते हैं, सीज फायर जो कि हुआ था इसी सहमति पर कि चलिए बीच में शांति वार्ता करेंगे, कुछ मुद्दों का हल निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब पीस टॉक शुरू हो रही थी, उससे पहले ही ईरान ने कह दिया था भरोसा नहीं है अमेरिका पर, ट्रंप पर। तो क्या माना जाए कि जब बातचीत के लिए आप बैठे तो आपके दिलों में वो उस तरीके की नियत नहीं थी कि किसी भी तरह से शांति वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी या हम किसी मुद्दे को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे? यानी पहले से ही बहुत तरीके से स्पष्ट थे कि हमें इन मुद्दों पर फ्लेक्सिबल होना ही नहीं है। तो क्या माना जाए, अभी फिलहाल क्या हालात बनते हुए दिख रहे हैं? सही बात बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वार्ता तो कर रही है, लेकिन वो डिक्टेट करना चाह रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एक पीस वार्ता के लिए अगर बैठे हुए हैं आप, तो आप अगर डिक्टेट ही करना चाहिएगा और वो सोचिएगा कि सभी मेरा बात ही मान ले, तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह का सोल्यूशन होता है कि वो आपको वार्ता से हटना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जेडी वेंस ने भी कहा कि ट्रंप से भी जो है वार्ता हुई है और जो भी डिस्कशन के दौरान जो है पॉइंट्स आए थे तो वो डिस्कस किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं होपफुल हूँ कि आने वाले समय में पहली बार ये वार्ता हुई है, आने वाले समय में और वार्ता होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट जिस तरह से डाउनफॉल हो रहा है, कोई भी कंट्री और अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि हम तेल के कारण जो है या डिस्टरबेंस के कारण जो है सेंसेक्स में जो है डाउनफॉल हो, और वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से एक ऑयल को लेकर के और गैस को लेकर के हाहाकार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंट्री ये भी युद्ध को ये फिर से स्टार्ट होना नहीं चाहेगा, नहीं होने देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं होपफुल हूँ कि वार्ता हुई है, एक बार बैठा है, मुझे लग रहा है कि आने से वाले समय में और वार्ता होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि अमेरिका को जो भी पॉइंट दिया गया है, हालांकि अमेरिका का ये, हालांकि शुरू शुरू से ये कहा जा रहा है कि ईरान को जो है परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। इसको लेकर के जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा वो रहता है कि किसी भी हालत में ईरान जो है वो परमाणु हथियार ना बनाए। वहीं जो है होर्मुज को जो है खोलने की बात जो है बात कही जा रही है कि इसको पहले खोलिए, उसके बाद ही हम वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ऐसे लगता है कि पॉइंट्स अभी आएंगे और आने वाले समय में, या बैक चैनल से भी मुझे लग रहा है कि इस वार्ता चलेगा। और अब ये देखना है कि चूंकि युद्ध अभी जो है विराम की स्थिति में है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी चाहेगा कि युद्ध फिर से शुरू हो जाए, और अमेरिका चाहेगा ही नहीं। जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर पे देख लीजिए कि यूरोपियन यूनियन साथ देने के लिए तैयार नहीं है, नाटो भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका जो अकेले युद्ध नहीं लड़ना पसंद करेगा, क्योंकि इससे जो है उसका लेकिन साथ मनोज जी, में और अमेरिका ईरान की बट्टा शर्तों लगेगा। को भी नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के शर्त जो भी रखे गए हैं वो उनका तो सबसे नॉर्मली ये बात रहता है कि एग्जिस्टेंस मेरा रहना चाहिए, और युद्ध नहीं होना चाहिए। जो भी आपको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना चाहिए, उनको एक राइट मिलना चाहिए कि होर्मुज अगर खुलता है तो उनको एक टोल टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है ईरान का जो है बहुत खराब हो चुका है। तो बहुत ऐसे इश्यूज है, बिल्कुल, अगर इनकी तो मुझे इकोनॉमी ऐसा लग खराब रहा है हुई कि है तो फिर से दूसरे अगर टैक्स टेबल क्यों देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। साहिर सर देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं होर्मुज को लेकर, लेबनान को लेकर और न्यूक्लियर वेपन को लेकर। तो क्या लग रहा है न्यूक्लियर वेपन भी अभी कोई बड़ा मुद्दा रह गया है, जब ये कह दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि लगभग उन्होंने जो जितने भी न्यूक्लियर बनाने वाले संयंत्र थे उन्हें खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो ये क्या एक टॉपिक है पीस टॉक का? गीतू, दो भागों में ये डिमांड्स को देखा जाए फॉर इन डेप्थ एनालिसिस। एक पेरिफेरल इश्यूज हैं जिसमें लेबनान, आप यहां से वापस चले जाइए, अमेरिकी फोर्सेस हट जाएं, ईरान को रिकंस्ट्रक्ट करें, हमें पैसे दें, हमें हॉर्मुज में पैसे कलेक्ट करने दें। और कुछ कोर इश्यूज हैं। कोर इश्यूज हैं मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, एनरिच्ड न्यूक्लियर यूरेनियम को ईरान के पावर से हटा लेना या उसको डी एनरिच करना, ईरान का एटॉमिक जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनको खत्म करना। ये कोर इश्यूज हैं और इस पे ईरान एग्री नहीं करता हुआ दिख रहा है। शायद उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और हमारा मिसाइल प्रोग्राम। लेकिन इसमें ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से भी दे हैव अप द एंटे, कहते हैं कि पहले उन्होंने बोला था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दीजिए, और अब शायद उन्होंने ये बोला था कल के डिस्कशन में शायद कि आपके तीनों जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहां यूरेनियम एनरिचमेंट होता है उसको डिसमेंटल कीजिए। मतलब उनको ये विश्वास नहीं था कि सिर्फ रोक देने से, ईरान पहले भी ऐसा कर चुका है कि उसने कहा कुछ कि हमारे पास मीडियम रेंज मिसाइल्स नहीं है, फिर हमने देखा मिसाइल्स हैं, IAEA ने उनको जाके कई बार इंस्पेक्ट किया, लेकिन हमने फिर पाया कि 60% एनरिचमेंट किया। तो इस बार इन्होंने रोक दीजिए को अप द एंटे करते हुए कल बोला है कि अपने तीनों मेजर न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको डिसमेंटल कीजिए, मतलब खत्म करके दिखाइए कि एक बंद हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल। तो इस और वजह से साहिर ये सर देखिए, ये सारी जो शर्तें रखी गई हैं उन्हीं पर जो अमेरिका है, इजरायल है, मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल लग रहा है पीस टॉक आगे बढ़ पाएंगी। और जेडी वेंस तो जा ही चुके हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जेडी वेंस के संबोधन से पहले ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। ईरान के साथ जारी वार्ता को ट्रंप ने नहीं दी अहमियत, तो नतीजे से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका अपने नजरिए से जीता है। तो यहाँ पर ईरान के साथ जारी वार्ता को ट्रंप ने कोई अहमियत नहीं दी है। और जेडी वेंस के संबोधन से पहले ही ट्रंप का ये बड़ा बयान भी सामने आ चुका था कि ईरान के साथ जो वार्ता जारी है उसे मैं कोई अहमियत नहीं दे रहा हूं, तो नतीजे से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप का ये बड़ा बयान, अमेरिका अपने नजरिए से जीता है। तो यहाँ पर देखिए नासिर, देखिए जिस तरह से ट्रंप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, लेकिन ट्रंप का जो बड़बोलापन है वो जरूर सामने आ जाता है। देखिए तो सबसे पहले ट्रंप की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर कोई भरोसा नहीं है। वो कहते कुछ और है, लिखते कुछ और करते कुछ और है। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। उन्होंने पहले से ही लिखा कुछ और, किया कुछ और करते कुछ और है। देखिए पहले ही सबकी नजरें टिकी थी इस जो डेलीगेशन आई थी अमेरिका से और ईरान से जो पाकिस्तान आई थी, उसमें सबकी नजरें टिकी हुई। वो टॉक्स फेल हुई। उसके बाद जो फर्दर स्टेप है वो आने वाला समय ही तय करेगा कि कैसा होगा। इसकी जानकारी जो है पहले से ही इसराइल की तरफ से जो है दी गई है और यूएसए की तरफ से भी जो इसकी हिट दी गई है। अगर टॉक्स फेल हुए उसके बाद
क्या होगा वो आने वाले समय ही बताएगा। अभी जो टॉक्स फेल हुए, जो फाइनल प्रपोजल यूएसए की तरफ से, उसको भी ईरान ने जो है पाकिस्तान में रिजेक्ट किया है, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं से ये टॉक जो है हर एंगल से फेल हुआ है। इसमें इसराइल का सबसे बड़ा रोल था, जैसे पहले ही मेरी सहयोगी विकास उबराल ने कहा कि ईरान का एक मेन रोल था, क्योंकि इसराइल का मेन रोल था इन टॉक्स में, क्योंकि इसराइल की तरफ से ही ईरान को भी निशाना बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ लेबनान को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैकअप पे जो है यूएसए उनके साथ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि फोर फ्रंट पे यूएसए आएगा और बैकअप पे इसराइल रहेगा, क्योंकि जो टॉक्स है, जो कंडीशन थे, वो यूएसए की तरफ से, वो इसराइल की तरफ से नहीं थी, क्योंकि इसराइल ने हर किसी बात को जो है बिल्कुल रिजेक्ट किया, इजराइल चाहे की आप तरफ लेबनान से पहले भी इस तरह की भूमिका नहीं निभाई जा रही थी, ऐसा लगे कि पीस टॉक होने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई हमले रोके गए हों लेबनान की तरफ। साहिद सर, ये बहुत जरूरी है समझना कि शायद नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेफिक्र दिखाई दिए। जब ये वार्ता की बात चल रही थी, उन्हें पहले से ऐसा लग रहा है, पता था कि कोई सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर तो ये जंग छिड़ी हुई है। और ऐसे में नेतन्याहू ने किसी भी तरह से हमले नहीं रोके, और सबसे पहले बयान उनका ही आता है कि ये जो वार्ता है फेल हो गई है और हमले जारी रखेंगे हम। ये तो इजराइल का हिजबुल्लाह कैंपेन चलता रहेगा, किसी को दुनिया में इस पे कोई डाउट ना रहे। वो डाई हार्ड हैं, उनको लोकल सपोर्ट है, और अब जब हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन पिछले 42 दिनों से रुक गई है, तो नेतन्याहू को ये लगता है, आईडीएफ को ये लगता है कि दिस इज द राइट टाइम हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए। अगले 5 से 10 साल हिजबुल्लाह को टाइम लगेगा रीग्रुप करने में और फिर वापस इजराइल से लड़ने की स्थिति में आने में। बीच बीच में वो मिसाइल्स मारते रहेंगे। लेकिन ये जो वार्ता टूटी है, ये अगर आज के दिन ईरान की आईआरजीसी मिलिट्री विंग ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं इशू की कि हम फिर से बात करेंगे, तो ये ईरान की जनता के लिए बहुत ही दर्दनाक होगा, क्योंकि अगले टारगेट फोल्डर्स सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पावर सेंटर्स, सारे ब्रिजेस और ऑयल सप्लाई लाइंस, ऑयल रिफाइनरीज हैं। अमेरिका और आईडीएफ ने ये बार बार रिपीट किया था, क्योंकि मिलिट्री टारगेट्स को ऑलरेडी टेक डाउन किया जा चुका है, कम्युनिकेशन टारगेट्स को ऑलरेडी टेक डाउन किया जा चुका है, स्पेस सेंटर को, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी उड़ाया जा चुका है। तो अब मिलिट्री टारगेट्स जो बची हैं वो अंडरग्राउंड है और बॉम्ब्स वहां तक नहीं जा रहे। तो ईरान के ऊपर अगले लेवल का जो हमला होगा वो सिविलियन टारगेट्स पे होगा। कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अमेरिका के पास कोई और टारगेट्स नहीं बचे हैं। आज से 10 दिन पहले वो कहते थे 3000 और टारगेट्स बचे हैं, वो टारगेट सिविलियन टारगेट्स थे। तो ईरान की आईआरजीसी की मिलिट्री विंग, मुझे पूरी शक है कि ये जो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अमेरिकन प्रपोजल है वो उनकी तरफ से ही हुआ है। वहां के प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं ईरान के कि वो इस तरह से आउटराइटली मना कर दे। ये आईआरजीसी की बची खुची लीडरशिप का कॉल है और ये ईरान को बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वार्ता फेल होने से पहले ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया था। दोनों पक्षों में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हुआ। ईरान की तरफ से कहा गया है हॉर्मुज को लेकर यूएस ईरान में मतभेद बरकरार है। तो हॉर्मुज को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका और ईरान का जो मतभेद है हॉर्मुज को लेकर वो अभी भी बरकरार है। जहां पर ईरान ये चाहता है कि टोल टैक्स यहां पर दिया जाए, वहीं यूएस कह रहा है कि किसी तरह का टोल टैक्स यहां पर नहीं लगना चाहिए और जो शिप्स हैं उन्हें आने जाने की अनुमति दी जाए। बहुत बड़ा जो मतभेद है वो हॉर्मुज को लेकर यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए विकास, ये जो मतभेद है ये ऐसा मतभेद है, शायद लग रहा है कि इस पर सहमति बहुत मुश्किल से बनेगी अगर कभी पीस टॉक होते भी हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ईरान को लगता है कि बहुत बड़ा पॉइंट जो है उनके पास है और इस पर वो किसी भी तरह से झुकने नहीं वाले हैं और ना ही उनका ये जो पॉइंट है वो कमजोर रहने वाला है इन फ्यूचर। बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज जो है वही एक मेन एसेट है उनके पास, जिसके बल पर साथ शर्त या समझौता कर सकते हैं और साफ साफ देखने को मिला है इस बार। लगातार जिस तरह से पहले भी कई बार एक बार ईरान और ओमान मिलकर उस पर टोल लगाए, हालांकि ओमान उस पर राजी नहीं हुआ। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये संदेश गलत जाता है। ऐसे में जितने भी देश हैं उनके पास से जितने भी रास्ते ऐसे निकल रहे हैं जो समुद्री रास्ते जहां से मालवाहक जहाज या दूसरे जहाज जाते हैं, तो ऐसे फिर सबके सब टोल लगाना शुरू कर देंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये महंगाई और ये जो ग्लोबल लेवल की चीजें कितनी अलग तरह से हो जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो वॉर है फिर कोई सी वॉर में तब्दील हो जाएगी और लोग अब अपने जमीनों के साथ साथ समुद्र पे भी अपने हक जताना शुरू हो जाएंगे और अपनी समुद्री सीमा को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ऐसे में इस मामले में ईरान को सोचना चाहिए और जिस तरह से लगातार ये बात की जा रही है कि इसका नुकसान देखा जाए तो ईरान को ही होगा। माफ कीजिएगा, ये अच्छा मौका था ईरान के पास कहीं ना कहीं
एक समझौता करने का, और कुछ जिस तरह से वो लगातार कह रहा था कि उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प की जी जाए, जी तो जो पैसे की मदद थी वो उसको बढ़ा सकता था, बनिस्बत के हॉर्मुज की तरफ जाता तो उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता था। लेकिन अब इसके नुकसान जो है वहां की ईरान की जनता को देखने पड़ेंगे। और देखिए यूएस भी शायद अभी हमले करने के बारे में कम सोचे या कुछ दिनों बाद सोचे, लेकिन इजराइल जो है वो चुप नहीं बैठेगा, देखेगा। अगर बहुत जल्दी उसको हल्का सा भी इशारा मिला यूएस की तरफ से तो ताबड़तोड़ मिसाइल जो है और ड्रोन ईरान पे दागना शुरू कर देगा, और नुकसान ईरान के लोगों का होगा। ठीक है। जहांगीर जी ये भी बताइए, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो वार्ता भी कहा जा रहा है कि एक दौर है अभी और भी चलेगा, जो बाकी लोग बचे हुए हैं, तो क्या माना जाए कि इस बैठक में कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? आपको उम्मीद लग रही है? वैसे तो जेडी वैंस अगर चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके की जो सहमति है वो नहीं बन पाएगी, सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी मुझे ये लगता है कि इससे जो है कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ेगी और मामला तय होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं काफी तरह से होपफुल हूं कि ये मामला आगे बढ़ेगा और जो है जंग की मजीद जो है नहीं होगी। ठीक है, कुछ जो है कड़ी बातें लेकिन होती जहांगीर हैं जी मामला आगे जिसको बढ़ेगा कैसे? ईरान तो झुकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जबकि ट्रम्प कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हॉर्मुज पे तो अगर इस तरीके का व्यवहार वो रखेंगे तो शायद बात आगे नहीं बन पाएगी। देखें, जैसे आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, और यहाँ बैठे सारे तकरीबन जो मीडिया को कवर करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ट्रम्प की जो है ना बात पल में एक होती है, पल में तोला है और पल में माशा होता है। ट्रम्प को अपने हुर्मत से कोई वो सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें हैं अपनी छवि बचाने के लिए। वो पहले ही कह रहा था कि भाई जिसको हार्मोज जो यूज करता है वो खुद आके जो है इसको खुलवाए, मेरा वो नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लबनान वाला इशू होगा, वो भी जो है यूरोप खुद देख रहा है, उसको डील कर रहा है। तो अभी जो है दोनों पक्षों पे ये लाजिम है कि बातचीत के ही जरिए मामला हल करें, और जिसको मैं हल होते हुए देख रहा हूँ कि शायद ये थोड़ी सी जो है ब्रेकडाउन हो, लेकिन जो है मामला हल होंगे। जी ठीक है। मनोज जी ये देखिए, अगर अब हॉर्मुज को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है तो भविष्य में भी हमें नहीं लगता कि इसको लेकर कोई सहमति बनेगी, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है हॉर्मुज एक ऐसा गले की फांस है अमेरिका के लिए जो उस वक्त हम कह सकें कि फिलहाल मुश्किल पैदा कर रहा है ट्रंप के लिए और बातचीत के लिए मजबूर भी कर रहा है। लेकिन अगर शर्तें वही हैं, हमने पहले भी देखा कि इन्हीं 3 शर्तों को लेकर, जिस तरह से न्यूक्लियर पावर को लेकर, इसके साथ साथ लेबनान में हमले को लेकर, हॉर्मुज को लेकर, तो हम पहले भी देख रहे थे कोई भी बातचीत नहीं बन रही थी, तमाम तरह के बड़े बयान आ रहे थे, अरागची भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो ऐसे में इस पीस टॉक का मतलब क्या रहा? यानी कि कहीं से भी ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है कि एक बातचीत कर ली जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ है, पहले भी ये साफ ही था कि देखिए जब पहले आपकी सहमति नहीं बन पा रही है तो टेबल टॉक से थोड़ी ना सहमति बन जाएगी। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो वार्ता हुई थी, पीस टॉक जो हो रहा था, इससे जो है वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा। हालांकि अमेरिका जो है कि जेडी वैंस बोल रहे हैं कि अब बेनतीजा रहा और मैं अब जा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंडिकेशन अगर होता पॉजिटिव वे में तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बढ़िया रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये वार्ता आगे बढ़ेगी हॉर्मुज पर भी जो है ईरान का कुछ रुख अलग होगा आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिजिडिटी में आप जो है वार्ता नहीं कर सकते अच्छा, हैं। ईरान को आप वहीं अगर कितनी अमेरिका मुश्किल में की घिरता हुआ देख रहे हैं मनोज जी, जरा इस बात का भी आकलन कीजिए, क्या कुछ अब ईरान के साथ हो सकता है? अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो होपफुल हूँ इस टॉक से, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोई और वार्ता के लिए प्रपोजल आएगा, चाहे कोई थर्ड कंट्री हो, क्योंकि चाइना जो है मुझे लग रहा है कि इस पे लगा हुआ था कि किसी तरह से युद्ध आगे ना बढ़े, क्योंकि चाइना का भी इकोनॉमी इस पे जो है थोड़ा परेशानी में आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि चाइना हो और रशिया हो, वो बैक चैनल से जरूर जो है इसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे किसी तरह से ये रुके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में भी एक जो लोगों में जो पॉपुलरिटी था अब डोनाल्ड ट्रंप का, वो घटा है। हम लोगों ने देखा कि नो किंग का एक बैनर को लेकर के पूरे अमेरिका में
जिस तरह से जो है वहाँ पे प्रदर्शन जी। हुआ, वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में महंगाई बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग देखिए, रहा है कि ट्रम्प अर्थव्यवस्था पे जो पर है तो सभी देशों की असर पड़ रहा है, अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है शायद से। लेकिन यहाँ पर अगर पीस टॉक नहीं हुई है, जाहिर सी बात है जंग और बढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर एक बार फिर से हम देखेंगे कि किस तरह से जो मिसाइल्स अटैक है वो होंगे। तो ऐसे में चीन को यहाँ पर ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने हथियार देने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अब क्या माना जाए, ये जो जंग है फिर से शुरू हो जाएगी? चीन को धमकी इसलिए दी गई कि कुछ पॉजिटिव न्यूज थी कि चीन के कुछ जहाज इस ब्रेक के दरमियान ईरान गए। लेकिन चीन के पास बहुत मेजर काउंटर पॉइंट है कि यूक्रेन को और इजराइल को अमेरिका हथियार दे रहा है, युद्ध के समय हथियार दे रहा है। तो अमेरिका वही बात करे जो वो खुद ना कर रहा हो। अगर वो खुद कर रहा है तो दूसरों को नहीं रोक सकते। तो ये तो मुद्दा चीन का हो गया। तो अभी मुझे सिर्फ ये है कि अगर वैंस की कोई एक टीम वापस रुक रही है इस्लामाबाद, तो लास्ट रे ऑफ होप, उम्मीद की आखिरी किरण है, क्योंकि ये स्टाफ लेवल के फंक्शनरीज ईरान के और अमेरिका के काफी कुछ जानते हैं इन डेप्थ कि मुद्दे में कहां पे फंस रहा है पेच। वो ईगो से ऊपर उठ के, क्योंकि ये छोटे लेवल के फंक्शनरीज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो फिर से अपनी लीडरशिप को ईरान में IRGC को बता सकते हैं। अमेरिका में भी बताया जा सकता है ट्रंप साहब को कि इन मुद्दों पे एक बार फिर से चर्चा कीजिए, क्योंकि अगर ट्रंप ने सीज फायर को ब्रेक कर दिया तो ये युद्ध एक बहुत ही भयानक मोड़ पे पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं किस तरह से तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, एक तरह से जो ऊर्जा है, जो फ्यूल है, उस पर भी वार किए जा रहे हैं। और ऐसे में पूरे विश्व का ही एक तरह से ये कह सकते हैं खामियाजा है जो कि लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शायद सर ये भी बताइएगा कि अगर ये जो पीस टॉक नहीं हो पाई है, सफल नहीं हो पाई है, ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है या अमेरिका को नुकसान हो रहा है? और ईरान के लिए क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी, फंड जो है अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा था, उसके लिए ये बात कही जा रही थी कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दोबारा से हम उसको खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईरान के लिए कितना फायदा आपको लग रहा है होगा, या फिर ये नुकसान की खबर है? वो बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि उनके पास उतनी क्षमता बची नहीं है, और ऐसे में अगर इस लड़ाई को, इस जंग को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान ईरान को देखना पड़ सकता है। एकदम सही बात है गीतू। अनबायस्ड एनालिसिस में ईरान के बहुत मेजर लॉसेस हो चुके हैं, और अगर ये फेज 2 ऑफ वॉर शुरू होगा तो वो अगले 50 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा अगर उनके पास फंडिंग नहीं होगी। तो इस वॉर के फेज 2 शुरू होने से या सीज फायर के ब्रेक हो जाने से एक ट्रंप साहब को बहुत मेजर लॉस होने वाला है, उनका पर्सनल लॉस। लेकिन ईरान को एज अ नेशन बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात IRGC को समझनी चाहिए थी। उनकी अभी ये पोजीशन नहीं है कि वो इस तरह के ईगो को लेकर चले कि नहीं जी हम तो बात ही नहीं करेंगे। उनको टाइम बाय करना चाहिए था कि 1-2 दिन में मुझे प्रपोजल पढ़ने दीजिए। जो प्रपोजल आज JD वैंस कह रहे हैं कि वी आर लीविंग विद द प्रपोजल विच इज द फाइनल प्रपोजल, वो कहते हैं कि उसके नीचे हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। अब वो प्रपोजल धीरे धीरे करके जब हमारे संज्ञान में आएंगे, अभी तो नहीं है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि IRGC को किन मुद्दों पे कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी दोनों टीम्स को, ताकि पब्लिक ओपिनियन, दुनिया को भी पता चले कि किस बात पे ये अटके पड़े हैं। तब यूरोपियन यूनियन या नाटो अमेरिका पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तू 10 सेकंड्स मोर कि ये बड़े पावर्स जो हैं दुनिया के, ये ट्रंप के इतने इन्फ्लुएंस में क्यों हैं? इतना मेजर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, यूरोपियन यूनियन को या नाटो के लेफ्ट ओवर कंट्रीज को ट्रंप पे प्रेशर बनाना चाहिए। एक साथ आके 100 कंट्रीज को कहना चाहिए आप इस वॉर को रोकें, नहीं तो आपके साथ हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, सारे मेजर पावर्स को, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। ट्रंप के ऊपर जब तक कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, रीजनेबल प्रेशर, जॉइंट प्रेशर, कि हम अमेरिका के साथ सारे ट्रेड्स को सस्पेंड करते हैं अगले 15 दिनों के लिए अगर उन्होंने वॉर नहीं रोकी। अमेरिका इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड ट्रेड, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तेल के लिए भी डिपेंडेंट है। वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको तेल पूरा है, उनका तेल और मिडिल ईस्ट का तेल का क्वालिटी अलग है। इसीलिए ये तेल भी अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको जाता है, चाइना जाता है। अमेरिकन फ्यूल बहुत कम लोग खरीदना चाहते हैं, वेनेजुएला वाला तेल लिए वो थोड़ा बेच लेते हैं। तो ये ग्लोबल पावर्स का इस वक्त चुप रहना, एक सबसर्विएंट प्ले करना अमेरिका को, अमेरिका वो पावर नहीं रह गया जो आज से 10 साल पहले था, काफी डिग्रेड हुआ है। तो इन पावर्स को अलाइन करके एक मेजर प्रेशर, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, इटालियन प्रेसिडेंट हो, मित्रा साहब हो, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्रीमियर, इनको साथ आना पड़ेगा इस वॉर को रोकने के लिए। अदरवाइज वी आर हेडेड फॉर ए डिजास्टर की। बिल्कुल। और शायद सर ये भी बताइएगा कि देखिए जैसे हमने यूक्रेन में देखा लगातार जिस तरह से वहां पर जो कार्रवाई की गई थी और कुल मिलाकर ईगो की लड़ाई वहां पर ज्यादा दिख रही थी, लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। और कई बार ये देखना होता है अगर युद्ध होता है तो देश के नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अहम की जंग ये हो गई है और कुल मिलाकर हम ये कहें कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर जेलेंस्की नहीं होते तो रशिया यूक्रेन वॉर का एक दूसरा फेस होता। अगर ट्रंप नहीं होते तो ये प्रेजेंट वॉर का एक दूसरा फेस होता। जेडी वैंस ने मना किया था इस युद्ध को शुरू करने से। मार्को रूबियो ने इसके अगेंस्ट एक्सप्रेशंस दिए हैं कि ये गलत है, किसी का इंटरनल मामला है, अमेरिका क्यों पड़े। और ट्रंप जो खुद ही कहते थे कि हम सारे वॉर्स को रोकेंगे, दुनिया में हमारी फोर्सेस नहीं रहेंगी, वो किन्हीं पर्सनल बेनिफिट के कारणों से, ईगो से, सेंसलेस थॉट से उन्होंने जाके एक पूरी आधी दुनिया क्रॉस करके एक ऐसा मेजर वॉर शुरू किया हुआ है। लेकिन ये सब एक बात है गीतू, ईरान की आईआरजीसी की मिलिट्री विंग इतनी स्टबन नहीं हो सकती। वो ईरान को जवाबदेह है। वहां पे आप लोगों को मार के शांत नहीं करा सकते। उनके खाने पीने का, उनके पीने के पानी, उनका मेडिकल सप्लाईज, इंडिया ने ईरान को 3-4 बार मेडिकल सप्लाईज भेजे हैं पिछले 15 दिनों में। ये क्राइसिस है वहां पे। तो इस बात के लिए उनको टाइम बाय करने की जरूरत है। अगर सेकंड टीम्स बची हैं तो आज उनको पाकिस्तान में कहना चाहिए कि हम एक बार और रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए ये शांति जो ट्रूस है, जो संधि अभी चल रही है, सीज फायर, इसको बरकरार रखा जाए। नहीं तो ट्रंप इज केपेबल कि वो कोई भी पागलपन वाला दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। ठीक है जहांगीर जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त ईरान को क्या कुछ फैसला लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया है? देखें ईरान को खोने के लिए अब कुछ नहीं है और जो खोने के लिए है वो अमेरिकन शोल्डर पे है। देखें वो चाहे जेडी वेंस हो, चाहे ट्रंप हो, या चाहे जो है दूसरी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज जो है मिलिट्री लीडरशिप अमेरिकन है। देखें ये जंग जो है प्योरली इजराइल ने शुरू की थी और जो है इसके पीछे जो है शाह थे, जो पीरियड किंग थे ईरान के, उसके बेटे थे कि हमने रेजिम चेंज करनी है और हमने आना है, जो टोटल फेल्यूर है। क्योंकि लोग जो है ईरानी इनकलाब, पाकिस्तान इनकलाब के साथ खड़े हुए, मुज्तबा खमनी के साथ खड़े हुए और अभी तक जो है लोग ना के उनके खिलाफ निकले बल्कि उनके हक में निकले। तो ये जो है सोचना चाहिए था अमेरिकन लीडरशिप को। लेकिन जहांगीर जी ईरान के जो लोग थे वो भी तो त्रस्त थे ना वहां पर। आप ये देखिए कि लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ईरान में जो ध्यान है लोगों पर नहीं दिया जा रहा था। वहाँ महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और ऐसे में अगर ध्यान आपका सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने में है, लोगों की चिंता करने में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ईरान के लोग चाहते थे कि उन्हें भी एक तरह से न्याय मिले और वो भी ये जो सत्ता चल रही है उससे आज़ादी मिले। देखें जीतू, अगर ईरान की जो पर्शियन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो जो भी चीज रखते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा जो है किसी और लोगों से ज्यादा वो मोहबे वतन होते हैं। तो उनको ये पता चल गया कि देखें अब बाहर का दुश्मन है तो उसमें हम सब ने मिलजुल के हिस्सा लेना है और इसी कारण जो है इन्होंने टफ टाइम दिया अमेरिका को और इजराइल को। देखें जैसे उनकी जो है हॉकी खिलाड़ी थी, उन्होंने कुछ प्लेयर से उन्होंने जो है शरण लेना चाहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो भी वापस आ गए। एक दो फिल्म मेकर थे वो भी जो है हता कि उनके खिलाफ जो है केसेस चल रहे थे, लेकिन वो फिर भी वापस आ गए। तो इस चीज को देखना चाहिए। देखिए अभी ईरान के पास जो है खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका को खोने के लिए बहुत कुछ है। लोगों की बात की कि जो ईरान के लोग हैं उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई, बहुत से ऐसे इवेंट्स का जिक्र आपने किया जहां पर जो नागरिक हैं वो अपने देश के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। तो शायद ऐसा जो ईरान की सत्ताधारी है उन्हें भी ऐसा करना चाहिए कि वो भी अपने लोगों के लिए थोड़ा प्रेम दिखाए और एक ऐसा फैसला ले जो उनके हित में रहे। ये बहुत जरूरी है। मनोज जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है जो अमेरिका ने अगर युद्ध शुरू किया तो अब जो है उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ ही नहीं। जिस रिजिम चेंज की बात कही जा रही थी कि वहाँ पे करेंगे, तो अब अगर इस वार्ता के बाद जो है नॉर्मली अमेरिका ये चाह रहा है कि हम जो है जीत करके आगे बढ़ें ताकि मैं अपने लोगों को एड्रेस कर सकें कि मेरा ये अचीवमेंट रहा इस युद्ध को कराने में। नहीं तो फिर आने वाले नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी वो करारी हार का सामना करना पड़ जाएगा। वहीं मुझे लग रहा है कि अमेरिका पे और प्रेशर ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर मान लीजिए युद्ध फेल होता है, फिर जो है हमला होगा तो फिर ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ पे जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस है वहाँ पे हमला करेगा।
तो अमेरिका ईरान ने जो है थ्रेट कर ही दिया है कि आप जिस रूप में, चाहे आप एनर्जी प्लांट पे आप कीजिएगा, चाहे वाटर जी प्लांट पे हमला कीजिएगा, तो मैं भी आप बिल्कुल। जो और मिडिल ईस्ट जो है उस बातें पे भी चल मैं रही हमला थी, करूंगा। ये जो 10 पॉइंटर्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं, शायद सहमति नहीं बन पाई है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि इस्लामाबाद से जेडी वेंस रवाना हो गए हैं और ऐसे में ये वार्ता फेल मानी जा रही है। अमेरिकी डेलीगेशन के साथ वापस लौटे हैं जेडी वेंस। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से रवाना हो गए जेडी वेंस और ऐसे में अमेरिकी डेलीगेशन के साथ वापस जा चुके हैं। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता फेल मानी जा रही है, यानी पहले दौर की जो बैठक रही उसको एक तरह से बहुत से मुद्दों पर जो कहा है जेडी वेंस ने कि सहमति नहीं बन पाई है और ऐसे में अब वो रवाना हो गए। तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन के साथ वापस लौट रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो फेल मानी जा रही है। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जो जेडी वेंस से रवाना हो गए हैं। इससे पहले एक संबोधन उन्होंने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात उन्होंने रखी और बहुत ही उम्मीदों के साथ वो आए थे, ऐसा उनका कहना था। फ्लेक्सिबिलिटी थी उनकी बातों में, लेकिन अब वो रवाना हो गए हैं और अमेरिका ईरान के बीच जो शांति वार्ता है वो फेल हो गई है। साय सर, आपका एक कमेंट इस पर चाहूंगे। A black day for Iran, black day for Middle East. वैंस को भी उनकी जितनी मेरी एनालिसिस है, कुछ और वक्त रुकना चाहिए था, एक सेकंड चांस देना चाहिए था। ये सब इंसानी है, ये एआई पे बेस्ड नहीं है गीतू। इनको अगर पता चल रहा था कि ईरान इनके मेन मुद्दों को नहीं मान रहा है जी, तो शायद सर ये क्या सिर्फ एक नाटक था? ये सिर्फ दुनिया के सामने ये दिखाना कि देखिए हम पीस टॉक करना चाहते हैं, हम इतने रिजिड नहीं है जितना कि दुनिया हमें समझ रही है। ट्रंप की तरफ से क्या एक दिखावा, ये नाटक इसे माना जाए? नहीं, ट्रंप की एनालिसिस में एरर है। उनको लगा कि हमने इनको घुटने पे ला दिया है, उनको लगा कि हमने इनकी मिलिट्री खत्म कर दी है। ये फैक्ट्स नहीं है। इनकी मिलिट्री, इनकी आर्मी, मेजर आर्मी अभी बरकरार है, छुई भी नहीं गई है। इनकी मिसाइल आर्माडा अभी अंडरग्राउंड है, वो छुई भी नहीं गई है। तो ट्रंप की एनालिसिस ऑफ दिस डेवलपमेंट उनको बहुत ज्यादा, वो ही इज अ मैग्लोमैनियक, उनको असेसमेंट करना नहीं आता और वही इस समय इंचार्ज है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जेडी वांस से एक्सपेक्टेड था कि अगर ये कॉल ऑफ कर रहे थे तो एक दिन और रुकना चाहिए था, क्योंकि अक्सर सेकंड डे का बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। स्टाफ लेवल पे बातें होनी चाहिए थी। इस तरह से सीधा घूम के वापस यस या नो में क्यों 14 दिन दिए गए थे? अगर एक दिन में ही डिसीजन लेना था। जी गीतू। और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, अमेरिका को भी, ईरान को भी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जिन मुद्दों को लेकर बिना पीस टॉक के ही उनकी बातें चल रही थी, असहमति हो रही थी, वो अब पीस टॉक के दौरान भी देखने को मिली। यानी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। बहुत उम्मीदें थी लोगों को, विश्व को, कि कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन शायद निराशा हाथ लगी है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखने।